हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले के आगे ही कूद गया युवक। दोस्तों बताएंगे उसके बाद क्या हुआ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर चीन में लहराया तिरंगा, हर भारतीयों का गर्व से सीना हुआ चौड़ा। जी हाँ दोस्तों, चीन के अंदर तिरंगे को लहराते देख पाकिस्तान को मची खलबली। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत के खिलाफ फाइव आइज ने की थी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मदद, अमेरिकी राजनयिक के दावे से मच गया हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, चलेंगे दिन भर की एक से एक बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चलो कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक का मामला सामने आया। सेना भर्ती की तैयारी कर रहा युवक फ्लीट के आगे कूद गया, पास से मिली फाइल। बता दें, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सिगरा के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकलते समय एक युवक अचानक दौड़कर उनकी फ्लीट के आगे कूद गया। फ्लीट के आगे युवक के कूदने की खबर से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गई। हड़कंप मचते ही पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने के बाद उसे सिगरा थाने लेकर जाया गया। पकड़े गए युवक के पास से एक फाइल भी मिली है। जी हां, शनिवार को वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से निकलने के बाद वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। इसी दौरान गाजीपुर निवासी एक युवक उनकी फ्लीट के आगे आकर अचानक से कूद गया और युवक का जहां पर कूदा पीएम मोदी की गाड़ी वहां से महज 10 फीट ही दूर थी, यानी 3 मीटर के लगभग थी। दोस्तों फ्लीट के आगे कूदे युवक को देखकर सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने युवक को धर दबोचा। पुलिसकर्मी युवक को थाने लेकर पहुंचे। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वो सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है। उसने बताया कि वो करीब 1 घंटे से पीएम मोदी के काफिले के गुजरने का इंतजार कर रहा था। युवक के पास से एक फाइल भी मिली है। युवक ने पुलिस को बताया कि पूर्व में सेना भर्ती में शारीरिक परीक्षा पूरी करने के बाद उसे मेडिकल परीक्षा में छांट दिया गया। इसके बाद उसने कई जगह गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए वो प्रधानमंत्री तक अपनी गुहार पहुंचाना चाहता था। पुलिस ने उसे हिरासत में रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि ये तरीका बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि किसी के सुरक्षा में हम लोग चूक नहीं कर सकते और पीएम मोदी जी का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को तोड़ना कहीं ना कहीं जुर्म से भी बढ़कर वो चीज होती है। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और उस युवक को लेकर आपकी क्या राय होगी। दोस्तों अगर उसके इमोशंस को हम दूर कर दें, एक साइड कर दें, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन में लहराया भारत का तिरंगा। 19वें एशियन गेम्स की हुई शुरुआत। ओपनिंग सेरेमनी की झलक देख भारतीयों का दिल हुआ गदगद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 19वें एशियन गेम्स का आगाज चीन के हांगझोंग में हुआ। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में 2500 से अधिक कलाकारों ने प्रदर्शन किया। 90 मिनट लंबे कार्यक्रम में आश्चर्यजनक दृश्यों के माध्यम से हजारों साल पुरानी सभ्यता और आधुनिक तकनीक के मिश्रण के माध्यम से चीन की सांस्कृतिक विरासत और रोमांटिक कल्पना को दर्शाया गया, जो आधुनिकीकरण के लिए चीनी पथ के समर्पित प्रयासों को प्रदर्शित करता है। एशियन गेम्स 2023 की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हांगझोउ के ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में हुआ। उद्घाटन समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए। इस बार एशियन गेम्स 23 सितंबर से लेकर 8 अगस्त तक खेले जाएंगे। जी हाँ, एशियन गेम्स 2023 में भारत की ओर से कुल 655 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारतीय खिलाड़ी कुल 40 स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। इन खेलों में 45 देशों के 12,000 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। 9वें एशियाई खेलों का आयोजन पिछले साल ही 10 से 25 सितंबर तक होना था, लेकिन चीन में कोरोना वायरस मामले के बढ़ने के बाद इन खेलों को स्थगित कर दिया गया था। यह तीसरा मौका है जब एशियन गेम्स चीन में आयोजित हो रहा है। एथलीटों की परेड में भारतीय दल का नेतृत्व ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने किया। हालांकि दल में 625 खिलाड़ियों, 260 कोचों और अन्य सहायक कर्मचारियों सहित 921 सदस्य शामिल हैं। उनमें से केवल 200 ने समारोह में भाग लिया, क्योंकि रविवार को कई खिलाड़ियों के कार्यक्रम है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत के खिलाफ फाइव आइज ने की थी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मदद। अमेरिकी राजनयिक के दावे से मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, कनाडा को फाइव आइज से मिली थी खुफिया जानकारी, फिर ट्रूडो ने भारत पर लगाया था आरोप। अमेरिकी राजदूत का सबसे बड़ा खुलासा बता दें, अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने पहली बार स्वीकार किया और पुष्टि की है कि फाइव आइज के साझेदारों
के बीच खुफिया जानकारी साझा की गई थी, जिसने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक खालिस्तानी अलगाववादी की कनाडा की धरती पर हुई हत्या में भारतीय एजेंट के कथित तौर पर संलिप्त रहने का आरोप लगाने को प्रेरित किया। मीडिया में शनिवार को प्रकाशित खबरों में यह दावा किया गया है। कनाडा में अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन के हवाले से 24 आवर ऑल न्यूज नेटवर्क CTV न्यूज चैनल की खबर के अनुसार फाइव आइज साझेदारों के बीच खुफिया जानकारी साझा की गई थी, जिसके आधार पर ट्रूडो ने भारत सरकार और एक कनाडाई नागरिक की हत्या के बीच संभावित संबंध के आरोप को लेकर पब्लिकली बयान दिया। जी हां, फाइव आइज नेटवर्क एक खुफिया तंत्र गठबंधन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये निगरानी आधारित और सिग्नल इंटेलिजेंस बोले तो SIGINT दोनों तरह की जानकारी साझा करता है। कनाडा के साथ फाइव आइज सहयोगियों द्वारा खुफिया जानकारी साझा करने के बारे में किसी भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी द्वारा ये पहली स्वीकारोक्ति है और इससे पहले मामले को लेकर कई अनौपचारिक और गैर आधिकारिक खबरें आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अमेरिकी राजदूत ने जो ये इतना बड़ा खुलासा कर दिया है, कहीं ना कहीं अब कनाडाई PM ट्रूडो को घेरने में भारत को बड़ी आसानी होगी दोस्तों, क्योंकि रियलिटी तो भारत को पता चल ही चुका है कि आखिर ट्रूडो ने संसद में ये बयान क्यों दिया। अब ऐसे में फाइव आइज पर भारत का क्या एक्शन होने वाला है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आपको भी भरोसा है कि वही होगा जो अब भारत चाहेगा तो मोदी है तो मुमकिन है, जरूर कहिएगा कमेंट में। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें, हिंदुओं के समर्थन में उतरे कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलीवरे खालिस्तानियों की लगा डाली क्लास। जी हाँ, कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलीवरे ने खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ की गई घृणित टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने हिंदुओं के समर्थन में बोलते हुए कहा है कि कनाडा के हर हिस्से में अमूल्य योगदान दिया है, यानी कि हिंदुओं ने कनाडा के हर एक हिस्से में अमूल्य योगदान दिया है। पोइलीवरे ने आगे कहा कि हिंदू समुदाय का यहाँ हमेशा स्वागत किया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलीवरे ने कहा है कि किसी भी धर्म का नागरिक कनाडा में बिना किसी डर के रहने का हकदार है। माना यह जा रहा है कि पियरे पोइलीवरे की यह सख्त टिप्पणी खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के एक वीडियो वायरल पर की गई थी। इस वीडियो में पन्नू कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के हिंदुओं को धमकी देता दिखाई दे रहा है। वो उन्हें कनाडा छोड़ने के लिए कह रहा है। आपको बता दें कि SFJ साल 2019 से ही भारत में प्रतिबंधित संगठन है, जिसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है इंडिया में। पियरे पोइलीवरे ने कहा है कि हिंदू पड़ोसियों के खिलाफ की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, पियरे पोइलीवरे ने दुख जताते हुए कहा है कि हमने कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए घृणित टिप्पणियां देखी हैं। कंजर्वेटिव पार्टी हमारे हिंदू पड़ोसी और दोस्तों के खिलाफ इन टिप्पणियों की कड़ी से कड़ी निंदा करती है। हिंदुओं ने हमारे देश के हर एक हिस्से में प्राइजलेस योगदान दिया है और उनका यहाँ हमेशा स्वागत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में उनका खालिस्तानियों का कंडेम करना दोस्तों कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार कनाडा में अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि अगली बार जस्टिन ट्रूडो किसी भी कीमत पर कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा आज हो सके लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों भाइयों में, ताकि हर कोई ट्रूडो की इस चाल से वाकिफ हो सके। अगली खबर की बात करें, जहां पर यमन में कई हफ्तों से फंसे 18 भारतीय नाविकों को भारत लाया गया। विदेश मंत्रालय का अहम योगदान। जी हां, हिंसा प्रभावित यमन में फंसे 18 भारतीय नाविकों को भारत वापस लाया गया है। मुंबई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने शनिवार को एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर कहा है कि यमन से भारतीय नाविक शहर पहुंच गए हैं। इसमें कहा गया है कि यमन में फंसे 18 भारतीय नाविकों को विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के अथक प्रयासों से वापस लाया गया है। हालांकि ये तुरंत पता नहीं चल पाया है कि नाविक यमन में कितने समय से फंसे हुए थे। रियाद में भारतीय दूतावास ने एक्स पर कहा है कि भारत के कई सप्ताह लंबे अथक प्रयास के बाद भारतीय नाविक शुक्रवार को अदन पहुंचे। इसने कहा कि ये भारतीय नाविक निष्ठुन बंदरगाह पर फंसे हुए थे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने किया सबसे बड़ा दावा। कहा चीन कर रहा यूएस के खिलाफ युद्ध की तैयारी। जी हां, अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दावेदार और भारतीय अमेरिकी नेता निक्की हेली ने चीन को अमेरिका और दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बताया और दावा किया है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। हेली ने न्यू हैम्पशायर के प्राइमरी चुनाव के लिए अर्थव्यवस्था पर अहम नीतिगत भाषण देते हुए कहा है कि चीन ने आधी सदी अमेरिका को हराने की साजिश रचने में बिताई है और कुछ मामलों में चीन की सेना अमेरिकी सैन्य बलों के बराबर पहुंच चुकी है। निक्की हेली के इस भाषण से 2 दिन पहले ही रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दावेदारी में उनके प्रतिद्वंदी और भारतीय अमेरिकी नेता विवेक रामास्वामी ने ओहायो में चीन संबंधित विदेश नीति पर भाषण दिया था। हेली और रामास्वामी दोनों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के लोकप्रिय दावेदार बनकर उभरे हैं। हेली ने कहा
कहा कि ताकत और गौरव हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए आवश्यक है, खासकर कम्युनिस्ट चीन के समक्ष चीन अस्तित्व के लिए खतरा है। उसने हमें हराने की साजिश रचने में आधी सदी बिताई है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत से विवाद पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कनाडा को जमकर लगाई डांट, कहा चींटी हाथी से लड़ रही। जी हां दोस्तों, हर दिन गुजरते वक्त के साथ भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक दरार और बड़ी होती जा रही है। भारत की ओर से उठाए गए जैसे को तैसा वाले कदम के तहत कनाडा के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिसके जवाब में कनाडा ने अपने कर्मचारियों की उपस्थिति को अस्थायी रूप से समायोजित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में मित्र देशों द्वारा पूरे मामले पर चिंता व्यक्त करने के साथ भारत का पक्ष लेते हुए पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि अगर अमेरिका को दो दोस्तों में से किसी एक को चुनना है तो वो भारत को चुनेगा। इस दौरान इन्होंने ये भी कहा कि कनाडा यानी चींटी भारत से यानी हाथी से लड़ रहा है, यानी चींटी हाथी से लड़ने की कोशिश कर रहा है और इसमें किसकी हार होगी आप निश्चित हैं, क्योंकि ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है हाथी और चींटी का। यानी कि दोस्तों उन्होंने भारत को हाथी बताया है और कनाडा को चींटी बताया है, यानी कि खुद पेंटागन के पूर्व अधिकारी ये मानने को तैयार हो चुके हैं कि भारत के सामने कनाडा कुछ भी नहीं है और जबरदस्ती का वो फाइट कर रहा है कनाडा। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज तो तय है कि अब अमेरिका तक को पता चल चुका है कि आज भारत का क्या अस्तित्व है और आज भारत की क्या वैल्यू। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि वास्तव में भारत आज महान बन चुका है पूरी दुनिया में, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता, हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पहले पाकिस्तान जाकर के चालाकी दिखाने की कोशिश, अब अंजू का पाकिस्तान में रो रो कर बुरा हाल, एक हफ्ते में भारत लौटने को तैयार है अंजू। जी हाँ दोस्तों, भारत से पाकिस्तान गई अंजू इन दिनों काफी परेशान है। अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने बताया कि वो आजकल खूब रो रही है, ऐसे में उसे भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। अगर भारतीय दूतावास से उसके दस्तावेज सत्यापित हो जाते हैं तो वो एक हफ्ते के अंदर भारत पहुंच जाएगी। अंजू अपने फेसबुक वाले प्रेमी नसरुल्लाह से शादी करने के लिए जुलाई में पाकिस्तान पहुंची थी। तब उसने दावा किया था कि वो नसरुल्लाह से सिर्फ मिलने आई है और उसका पाकिस्तान में रुकने या शादी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बाद में उसने शादी कर ली और वीजा भी बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अगर वे अपने दस्तावेजों को दूतावास से सत्यापित करा ले तो अंजू एक सप्ताह के भीतर भारत आने को तैयार है। नसरुल्लाह ने भी बच्चों की जान की चिंता जताते हुए इजाजत दे दी है। नसरुल्लाह ने बताया कि अंजू आजकल रो रही है, उसे अपने बच्चों की याद आ रही है, वो अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत जाना चाहती है। ऐसे में नसरुल्लाह अब उसे भारत भेजने की कोशिश में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि अंजू के जो पहले पति हैं, यानी जो भारत में राजस्थान में है, उन्होंने भी काफी ज्यादा रो करके अंजू को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर अब अंजू को नहीं अपनाएंगे। लेकिन दोस्तों वैसे में अंजू का वापस पाकिस्तान से भारत आना, बच्चों से मिलना, क्या कहते हैं आप लोग, क्या भारत सरकार को अलाउ करना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिकी डॉलर लेकर चीन पहुंचे नेपाली पीएम प्रचंड जिनपिंग से की मुलाकात। क्या हुई बात बता दे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अमेरिका के बाद अब चीन के आधिकारिक दौरे पर यानी हांगझू पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड का ये पहला चीन दौरा है। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। बैठक चीनी समय के अनुसार शाम 4:50 के बाद हांगझू के स्टेट गेस्ट हाउस में हुई। बैठक के दौरान नेपाली पीएम दहल ने कहा है कि नेपाल चीन संबंध रणनीतिक स्तर पर पहुंच गया है और एशियाई खेलों के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मुलाकात के लिए शी जिनपिंग की प्रशंसा की। पीएम दहल से पहले शी ने आज कंबोडिया के राजा नोरोडम सिहामोनी और पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्री सनाना गुसमाओस से भी मुलाकात की। प्रचंड अमेरिका से $20 मिलियन की मदद के साथ चाइना पहुंचा है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बात करें एक और खबर की, जहां रशिया के कब्जे वाले क्रीमिया में फिर यूक्रेन ने किया सबसे बड़ा हमला। सेना के 2 जनरल समेत 9 लोगों की मौत की बड़ी खबर। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 19 महीनों से भीषण युद्ध जारी है। एक रूसी अधिकारी ने जानकारी दी है कि यूक्रेन ने शनिवार यानी 23 सितंबर की सुबह क्रीमिया प्रायद्वीप के सेवस्तोपोल पर एक और मिसाइल हमला किया है। गांव मिखाइल रज्जोवाझाइव ने मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम पर जानकारी दी है कि सेवस्तोपोल के पास मिसाइलों का मलबा गिरा हुआ था। इसके अलावा यूक्रेनी टेलीग्राम समाचार चैनल के मुताबिक उत्तरी क्रीमिया में विलने के पास भी जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी गई, जिसके बाद धुएं के बादल उभर आए। यूक्रेनी सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव ने शनिवार को वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि क्रीमिया में रशिया के काला सागर नौसैनिक मुख्यालय पर यूक्रेनी हवाई हमले में 2 जनरलों सहित 9 लोग मारे गए और 16 घायल हो गए। बता दें कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, साथ ही साथ
साथ आपको ये भी बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के बाद अब रशिया से भी ले लिया पंगा, यूक्रेन को हथियार और पैसे देने का कर दिया ऐलान। जी हाँ, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता सहित कई समर्थन उपायों की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने युद्ध छेड़ने के लिए रूस को दंडित किए जाने पर जोर दिया। ट्रूडो ने शुक्रवार को कनाडा की राजधानी ओटावा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा है कि हम रशिया पर जुर्माना लगाना जारी रख रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस अवैध अनुचित आक्रमण के लिए जिम्मेदार लोगों को इस हमले से लाभ न मिले। ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा और यूक्रेन रूसी संपत्तियों की जब्ती का अध्ययन करने के लिए G7 भागीदारों के साथ एक कार्य समूह गठित करने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि कनाडा के 63 रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं को भी देश की प्रतिबंध सूची में जोड़ा है। अगली खबर की बात करें, जहां G20 महिला आरक्षण बिल की अमेरिका में जमकर हुई चर्चा। इन देशों ने भारत को सराहा बताते विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को इस समय इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने अपने समकक्षों को 3 बड़ी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत में संसद के विशेष सत्र को बुलाया गया था और ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को पारित किया गया। ये चीज सुनते ही दक्षिण अफ्रीका के इंटरनेशनल रिलेशंस को कॉर्पोरेशन नलेंडी पेडोर ने कहा कि ये तो प्रगतिशील निर्णय है। उस मीटिंग हाल में 3 देशों के दर्जन भर डेलीगेट्स के सामने पेडोर ने ताली बजाकर खुशी जताई। यही नहीं, जहां एक तरफ महिला आरक्षण बिल पर भारत के लिए तालियां बजी, वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने G20 के सफल आयोजन का जिक्र किया। इसके वाक केनेडी रूम में जब ब्रिटेन के साउथ एशिया के मंत्री तारिक अहमद दाखिल हुए तो उन्होंने G20 के सफल आयोजन पर बधाई दी। बदले में डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि वो सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और कहा कि ये एक शिक्षा की तरह है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ISI का भारत के खिलाफ K2 प्लान 1971 की हार का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान ने खालिस्तान के मुद्दे को हवा देकर भारत के खिलाफ अपने K2 प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इस प्लान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 1990 के दशक में तैयार किया था। K2 का वास्तविक अर्थ कश्मीर और खालिस्तान है। पाकिस्तान अब अच्छी तरह से जान चुका है कि कश्मीर में उसकी चाल कभी भी सफल होने वाली नहीं है। ऐसे में वो प्लान बी की और तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 2-3 साल से पूरी दुनिया में तेजी से सिर उठा रहा खालिस्तानी आतंकवाद इसी का एक उदाहरण है। पाकिस्तान जानता है कि खालिस्तान भारत की दुखती नब्ज है। ऐसे में वो इस मामले को हवा देकर 1971 के युद्ध में मिली हार का भी बदला लेना चाहता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां शहबाज शरीफ का दावा, योजना के मुताबिक घर लौटेंगे नवाज शरीफ। 21 अक्टूबर को रैली में पाकिस्तान संबोधित करेंगे। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ की अगले महीने देश लौटने की योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उनके बड़े भाई 21 अक्टूबर को प्रगति का एक एजेंडा पेश करेंगे। स्थानीय मीडिया की खबरों में यह जानकारी भी दी गई है। लंदन में अपना स्वयं निर्वाचन समाप्त करते हुए नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौटने और जनवरी 2024 में होने वाले आम चुनाव में PMLN पार्टी का नेतृत्व करने की उम्मीद है। वो 2019 में चिकित्सा आधार पर पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया G20 का झंडा। पर्वतारोही नितिन त्यागी का नया रिकॉर्ड। जी हां, उत्तर प्रदेश के रहने वाले भारतीय पर्वतारोही नितिन त्यागी ने भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का परचम यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एलब्रस की चोटी पर लहराया है। उन्होंने शनिवार यानी 23 सितंबर को माउंट एलब्रस की चोटी पर चढ़ाई की और वहां तिरंगा के साथ G20 का झंडा फहराया। इसके जरिए उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया। G20 की थीम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य की टैगलाइन रखी थी। जिस तरह से भारत की अध्यक्षता में यह भव्य आयोजन संपन्न हुआ था और दुनिया भर में देश की सराहना हो रही है, उसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देने का ये अनोखा रास्ता नितिन त्यागी ने चुना। इसके साथ ही वो माउंट एलब्रस की ऊंची चोटी पर तिरंगे के साथ G20 का ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय बन गए। ऐसे में दोस्तों नितिन त्यागी को इसके लिए मोस्ट वेलकम जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां न्यूक्लियर टेस्ट की फिर मचेगी क्या होड़। अमेरिका, रशिया और चीन ने साइट का किया विस्तार, गंभीर संकेत। जी हां, रशिया, अमेरिका और चाइना की न्यूक्लियर साइट को लेकर बड़ा दावा किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों देशों ने अपने परमाणु साइट के पास नई फैसिलिटी तैयार की है। साथ ही हाल के वर्षों में नई सुरंगें भी खोदी गई हैं। CNN की ओर जारी सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये बात कही जा रही है। ये खबर ऐसे समय सामने आई है जब इन तीनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है और ये सभी बड़ी परमाणु शक्ति वाले देश हैं। क्या रशिया, अमेरिका और चीन जल्द ही कोई न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं? जो तस्वीरें सामने आई है उनमें तो इसके सबूत नहीं मिलते हैं। एक्सपर्ट ने कहा यह जरूर साबित होता है कि तीनों ही देशों की न्यूक्लियर साइट्स पहले की तुलना में बड़ी हो गई है। दोस्तों
अगली खबर की बात करते हैं, जहां गौतम अडानी से शरद पवार की मुलाकात पर बीजेपी का तंज, कहा राहुल गांधी की तो कोई सुन ही नहीं रहा। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को अहमदाबाद में गौतम अडानी से मुलाकात की। दोनों की ये भेंट देश के पहले लैक्टोफेरिन प्लांट के उद्घाटन के मौके पर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में पवार ने अहमदाबाद में अडानी के आवास और कार्यालय का भी दौरा किया। एनसीपी चीफ पवार ने एक्स पर पोस्ट किया कि गौतम अडानी के साथ गुजरात के वासना चाचरवाड़ी में भारत के पहले लैक्टोफेरिन प्लांट एक्सिम पावर का उद्घाटन करना सौभाग्य की बात रही। ये मीटिंग ऐसे वक्त हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी पर लगातार हमलावर हैं। वह साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई की तैयारी कर रहा है। शरद पवार इंडिया गुट के प्रमुख नेता है और वो मुंबई में गठबंधन की पिछली बैठक के मेजबान थे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां मोदी का काशी में नारी शक्ति वंदन कानून पर महिलाओं से संवाद, कहा नवरात्रि का उत्साह कई गुना बढ़ गया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को बनारस में 5000 महिलाओं के साथ संवाद किया। महिला आरक्षण के लिए लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संवाद के दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन कानून से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। हमने अपने शासनकाल में महिलाओं को केंद्र में रखकर काम किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक विजन वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से संवाद के दौरान विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण में देरी के लिए आरोप लगाया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार को जब दोनों सदनों में बहुमत मिली तो हमने महिलाओं के लिए हक के लिए ये कानून पास करवाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ही ले लीजिए। 3 दशकों से ये कानून लटका था। ये आपकी ही ताकत है कि संसद के दोनों सदनों में ऐसी पार्टियों को इसके समर्थन में आना पड़ा जो पहले विरोध करते नहीं थकते थे। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी ने वाकई में ये फैसला लेकर के ये कानून निकाल करके बहुत सही किया है, दोस्तों तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। और दोस्तों 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद आप किसको अगले प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्या मोदी जी को ही देखना चाहते हैं अगले प्रधानमंत्री? जो भी आपकी राय हो दोस्तों, इसका सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाबों का, रिप्लाई का, कमेंट का रहेगा इंतजार। बहरहाल दोस्तों, ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो का भी अपने भाई